आशुतोष, मैं तो ये पूछना चाहती हूं कि भाई नया यात्रा निकल रही है, 20 मार्च तक जानी है। भारत जोड़ो यात्रा से कंपैरिजन होगा तय है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अगर पॉलिटिकली समझती हूं तो 3:3 का स्कोर बनता है। 3 राज्य हारे और 3 जीते, तो ये 24 की तैयारी मानूं, 29 के प्रोजेक्शन की तैयारी मानूं, और इसका 24 की लड़ाई पर कितना इंपैक्ट आपको अभी दिखता है, और ये चुनौतीपूर्ण होता है क्या एनडीए के लिए? इस यात्रा की टाइमिंग, जहां जहां से गुजर रही है वो सारी स्थितियां, सीटें। अनम्यूट कर दीजिए सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गरिमा जी, 6200 किलोमीटर की यात्रा कोई भी करे, चाहे वो पैदल करे, चाहे बस से करे, चाहे वो हवाई जहाज से करे, वो यात्रा इस देश के अंदर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा चिंता का सबब होना चाहिए, बशर्ते कि ये सिर्फ कांग्रेस की यात्रा ना हो। इसमें अगर समूचा इंडिया गठबंधन अगर एकजुटता का प्रदर्शन कर पाया तो ये 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक की यात्रा बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है। किसी को इस मुगालते में कभी भी नहीं रहना चाहिए कि उन्होंने 3 राज्यों के चुनाव जीत लिए तो उसके बाद आगे के सारे चुनाव वो जीत सकते हैं। जैसा कि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने 3 राज्यों को विधानसभा चुनाव जीते थे और उनको लगा था कि 2019 वो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। तो राजनीति के अंदर कब माहौल बदल जाता है, कब माहौल नहीं बदलता, यह कहना बहुत मुश्किल काम है, और ये जो राजनीति के धुरंधर लोग यहां बैठे उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। 3 चीजें हैं। पहली बात, ये जो यात्रा है, ये यात्रा 2000 जो पुरानी यात्रा हुई थी, उसने कांग्रेस का जो ग्रास रूट का वर्कर है उसको एक उम्मीद की किरण दिखाई थी, और उसके पास एक ऊर्जा का नया स्रोत आया था। और ये किसी भी पार्टी के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात, इस यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी और इस यात्रा को मीडिया और दूसरे जो माध्यम है उनके लिए इग्नोर करना बहुत मुश्किल काम हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से निकलेगी। इसलिए स्थानीय स्तर पर इसका खूब जम के इसका प्रचार एक तरीके से होगा, जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए बेहतर स्थिति थी। और तीसरी बात, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए जरूरी है कि अखिल भारतीय स्तर पर एकजुटता का प्रमाण दिया जाए। इसलिए मैंने कहा कि अगर राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये तमाम लोग अगर चलते हुए दिखाई पड़ेंगे तो यकीन मानिए जो विकल्प की स्थिति है वो खड़ी होगी। लेकिन आशुतोष, यहां पे मैं एक छोटा सा सवाल ये पूछ लेती हूं कि 22 जनवरी की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी अपने टर्फ पर भी खेल रही है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। राम मंदिर का भव्य जो कार्यक्रम होने वाला है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो तो अपने टर्फ पर भी खेल रहे हैं। तो वो और अक्षत लेकर पूरे देश में एक यात्रा पहले से निकल रही है। भगवान राम की जो खड़ाऊ वहां प्रतिस्थापित होनी है वो यात्रा भी निकल रही है। विकसित संकल्प भारत यात्रा भी निकल रही है। मोदी की गारंटी भी है, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी है, और अगले कार्यकाल में तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी का भी वादा है। देखिए, ये तुलना वैसे ठीक नहीं, लेकिन मैं तुलना कर देता हूं। 1984 के पहले राम सीता पादुका यात्रा भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, संघ परिवार की तरफ से निकाली गई थी। 84 के नतीजे में क्या हुआ था, तो मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन तब तो 2 सांसदों वाली पार्टी थी ना आशुतोष। नहीं, मैं 84 के पहले की बात कर रहा हूं। ये जो राम मंदिर का जो आंदोलन है वो 84 में नहीं शुरू, उसके पहले शुरू हुआ था। और अब पूरे देश के अंदर राम की पादुकाएं ले जाने का कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और गंगाजल ले जाने का कार्यक्रम भी किया था, बाद में शिलाएं ले जाने का भी काम किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की, संघ परिवार की कोई नई योजना नहीं है, ये बहुत पुरानी योजना है, और इस पर कभी फायदा मिलता है, कभी नुकसान होता है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे के माध्यम से अपने कैडर को कंसोलिडेट करने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन क्या इससे नया वोटर जुड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। आज भी ये मत भूलिएगा कि अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 37% वोट मिले थे, सिर्फ 37%। भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब किसी एक पार्टी को इतना एब्सोल्यूट बहुमत मिले और उसका वोट शेयर 40% से कम हो। कांग्रेस को जब एब्सोल्यूट बहुमत मिला है 1952 से लेके अभी तक, तब तक उसका वोट परसेंट 42%, 43%, 44% रहा है।
आपकी बात से मेरा टेक अवे आशुतोष ये है कि वो जो 37% का वोट शेयर इंटैक्ट है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसमें सैचुरेशन मोड है कई सारे राज्यों में, उसमें कितना एड ऑन होगा, और होगा तो कहां से होगा। लेकिन गठबंधन के लिए भी बड़ी परीक्षा राजकुमार भाटी कि भाई मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में आप लोग ना एकजुटता का परिचय दे पाए बल्कि टूटते बिखरते नजर आए। तो इस न्याय यात्रा के दरमियान एकजुटता का परिचय देने का एक और मौका है। नहीं, निसंकोच मैं बिना किसी इफेंट भटके स्वीकार करता हूं कि विधानसभा चुनाव में एकजुटता का परिचय न देना हमारी बड़ी कमजोरी थी, और उस गलती को सबने स्वीकार किया है, महसूस किया है। उस गलती को हम सुधारेंगे, बिल्कुल एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक इन विधानसभा चुनावों की बात है रिजल्ट की, तो हर चुनाव अलग माहौल में होता है, और विधानसभा चुनावों की जो माहौल है वो कभी भी लोकसभा चुनाव पर लागू नहीं होता। लोकसभा चुनाव एक नए परिप्रेक्ष्य में होंगे, जनता नई उम्मीदों के साथ, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ और नए नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैदान में होगी। तो अखिलेश यादव ये स्वीकार कर लेंगे कि कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी है तो लीडरशिप कांग्रेस की चलेगी? देखिए, इस सवाल का जवाब बार बार दिया जा चुका है। अभी राजीव रंजन जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे यहाँ नेतृत्व का सवाल नहीं है, सामूहिक नेतृत्व है। लार्जेस्ट पार्टी का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी है, इसे तो सभी महसूस कर रहे हैं। लार्जेस्ट पार्टी वो इसलिए है कि कई राज्यों में वो पार्टी है। पैन इंडिया पार्टी इस गठबंधन में अकेली कांग्रेस ही तो है। हमें इस बात में कोई शर्म थोड़ी है कहने में। हम मानते हैं हम उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं, बाकी 2-3 प्रदेशों में हमारा थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप है, तो इसे स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। लेकिन जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के बाद तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो राजीव जी, नीतीश कुमार की नाराजगी की भी खबरें हैं, और ऐसे में आपके राज्य से भी न्याय यात्रा निकल रही है, और ये 355 सीटों का जो गणित है, इसमें क्या बढ़ोतरी, क्या इजाफा, क्या बेहतरी देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक आजमाए हुए फॉर्मूले पर काम कर रही है। उनका जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सब जगह पर बैठे हैं, जो लोग मीडिया के जरिए बातों को प्लांट कराते हैं, वो एक रणनीति पर काम करते हैं। कुछ झूठी बगैर मतलब की खबरों को वो प्रकाशित कराएंगे, वो वेबसाइट पर दिखेंगी वो खबरें, उन खबरों पर बीजेपी के नेताओं के बयान आने लगेंगे। देखिए, इस झांसे में हम लोग नहीं पड़ने वाले हैं। दरअसल नीतीश कुमार जी ने स्वयं अनेक अवसरों पर कहा कि उनके कोई मतभेद नहीं है, वो किसी पद के आकांक्षी नहीं है, और इसका जवाब देते देते अब हम लोग भी थक गए। तो मुझे लगता है कि एक अब अवसर दीजिए कि हम साबित कर सकें जो हम कहते हैं वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। आपके पास 120-125 दिन है। हम मिलकर लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है। मैं 355 सीटों की बात नहीं कह रहा। नहीं, लेकिन राजीव जी, गठबंधन बदल रहा है इस बार आपका। सीटें तो हम पिछली बार आप 17 पर लड़े, अगर मुझे गलत याद नहीं है, 17 पर लड़े 16 जीते, या 16 पर लड़े 16 जीते, लेकिन गठबंधन बदल रहा है इस बार आपका। देखिए, पिछले 20 वर्षों का बिहार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, नीतीश कुमार जी जिस अलायंस के चेहरा होते हैं, उसी अलायंस को जनता आशीर्वाद देती है। यह सिलसिला जारी रहेगा, और हम लोग 40 की 40 सीटें जीतेंगे। चमत्कार होगा अगर ये एक आध सीट वहां जीत जाए। बहुत जल्दी से इनके सर्वेस का मैनेजमेंट, इनको मुबारक हो। बिहार की जमीनी सच्चाई यही है कि बिहार में एक दाल नहीं गलने वाली है। मैं वही कह रहा हूं, बिहार में इनकी दाल नहीं गलने जा रही है। इनकी 39 सीटें हैं आज की तारीख में, ये शून्य पर होंगी। शून्य पर। तो बृजमोहन श्रीवास्तव महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की 48 सीटें। अच्छा राजीव जी, लौटूंगी अभी क्योंकि समय की बड़ी बाध्यता है। बृजमोहन श्रीवास्तव महाराष्ट्र से गुजर रही है यात्रा, और 48 सीटें हैं। उद्धव ठाकरे जिनको कह चुकी है देश की सर्वोच्च अदालत राज्यपाल का फैसला गलत था, तो शिवसैनिक जाएगा उद्धव ठाकरे के साथ, एनसीपी का काडर जाएगा शरद पवार के साथ। अगर ये सारी चीजें और न्याय यात्रा साथ साथ। गरिमा जी, हमारी तो पूरी कोशिश ये होगी कि 48 की 48 सीटें एनडीए जीते। अब आईएलडीआई के साथ परेशानी ये कि इनके सामने 3 मुद्दे आ गए, महत्वाकांक्षा, मतभेद और मनभेद। जब तक ये इन तीनों मुद्दों से लड़ते रहेंगे, तब तक ये जनता के बारे में भी नहीं सोच पाएंगे
और ना ही ये बता पाएंगे देश को कि अंततोगत्वा इनके चुनाव लड़ने का एजेंडा क्या है, इनका नेता कौन है, क्योंकि पहले मतभेद, महत्वाकांक्षा और मनभेद को लोग दूर करें, उसके बाद आप स्थिति नेता स्पष्ट पर होगी। आएंगे, मैं 77 पर आऊंगी। याद कर लीजिए ना जरा, इतिहास रहा है इस देश का, बगैर नेता के भी चुनाव जीते गए हैं। मैं गरिमा जी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि पहले ऐसा हुआ है। जरूरी नहीं कि जो इस पहले आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले हुआ हो वो आज भी हो। आज की परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देश के सामने मुद्दा है कि हमको एक मजबूत और स्थायी सरकार चाहिए जो विश्व में पहचानी जा सके, जिसके नेता की अपनी एक आवाज हो। ऐसी स्थिति में आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा देश में कोई और दूसरा ऐसा नेता नहीं दिखता जिसकी इतनी विशाल छवि हो, जो वाकई देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक संदेश आम आदमी को ठीक है, देती है। यहां से ये अब बहुत ही स्पष्ट आशुतोष है। कंक्लूडिंग रिमार्क, क्या 2024 की ये जो लड़ाई है इसमें न्याय यात्रा, मैं आऊंगी, न्याय यात्रा का कंट्रीब्यूशन और इसमें चेहरे का नहीं होना कितना बड़ा निर्णायक फैक्टर? राहुल गांधी की लोकप्रियता में और इजाफा, लेकिन क्या ये लोकप्रियता सीटों में भी तब्दील होती हुई दिखेगी? देखिए, मैंने फिर एक बात दोहरा देता हूं, एकजुटता का अखिल भारतीय स्तर पर अगर प्रदर्शन हो पाएगा तो इंडिया गठबंधन में नेताओं की कमी नहीं है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार, ये सब तपे तपाए नेता हैं। इनका अपना वजूद है अपने अपने राज्यों के अंदर, अपने अपने राज्यों में ये मजबूत लोग हैं। और नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे उसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब किसने सोचा था कि वो दिल्ली में आएंगे और दिल्ली में आने के बाद वो एक अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर, एक मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर पाएंगे? हाँ। तो इसकी आज ये कैसे कोई कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी अगर प्रधानमंत्री बनी तो कमजोर होंगी, या खड़गे साहब अगर प्रधानमंत्री होंगे तो कमजोर होंगे, या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो कमजोर होंगे? तो ये समय के साथ परिस्थितियां अपने आप बदल जाती। तो आशुतोष 10 सेकंड में अगर मुझे बता पाएं, हालांकि मुश्किल होगा, 355 में से 14 पर अभी कांग्रेस है। ये रिवाइवल प्लान के तहत 66 दिनों के बाद कहां खड़ी हुई कांग्रेस को देखते हैं? नहीं, अगर आप उसको सीटों की नजर में देखेंगे तो जरूर कांग्रेस पार्टी कम नजर आती है। लेकिन आप चारों राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हारी है, हर राज्य के अंदर 38% से लेकर 42% तक उसका वोट शेयर है। और ये 355 में 355 और 14 कितनी बढ़त? मैं फिर वही बात आपसे कह रहा हूं, ये जो वोट परसेंटेज के हिसाब से देखिए, ये वोट परसेंट जब कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 2009 में 19% पर खड़ी हुई थी और वो 19% से 31% 2014 में आ गई। ठीक है, तो जब बीजेपी आ सकती तो कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? समाजवादी पार्टी 34% से बढ़ के 45% क्यों नहीं हो सकती है? तो कुल मिलाकर दिलचस्प होगा गणित। और हम